हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जून 2021 का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। ये उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा की तरह डेटा एमसीक्यू के माध्यम से रखने की कोशिश करता हूँ ताकि नीट एंड क्लीन और ईजी रहे। पहला प्रश्न आपके सामने है। आपने सुना होगा CSE के बारे में। CSE क्या? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ये है और इसने एक इंडेक्स जारी किया है। उस इंडेक्स का नाम है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो इससे पहले आपने एक नाम सुना होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या? किस जगह पर बिजनेस करना कितना आसान है, कितना ईजी है, उसके हिसाब से आती क्या? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। तो लिविंग का मतलब क्या होगा? किस जगह पर रहना कितना इजी है, यानी वहां पर बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल हैं या नहीं है, वहां पर कानून व्यवस्था अच्छी है या नहीं है, उसके आधार पर यह आती है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। और भी इसके बहुत सारे पैमाने होते हैं, तो उसमें हमारे रायपुर शहर को काफी अच्छी रैंक मिली है। तो आइए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को सुशासन में देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सुशासन मींस क्या? अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें अगर बात करें तो हमारे रायपुर शहर को सेकंड प्लेस मिला है। बट अगर टॉप 10 राजधानियों के बारे में बात करें, राजधानी मींस क्या? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र की जैसे हो गई मुंबई, ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। इन सभी में अगर चेक किया जाए कि किस राज्य की राजधानी में रहना कितना इजी है, तो हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 8th स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको ये दोनों डेटा याद रखना है। पहला, सेकंड नंबर पर किस में है? हमारी राजधानी सुशासन में है। और 8th नंबर पर किस में है? तो 8th नंबर पे होगी जितनी भी राजधानी है वहां पर रहने के हिसाब से जो फैसिलिटीज है उसमें। फिर अगर आप मेंस में इसके बारे में लिखना चाहें तो इसका जो स्कोर है, इसका जो मापदंड है, वो 4 आधार पर देखा जाता है। एक है जीवन की गुणवत्ता, दूसरा है आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा। इसको अगर आप लिखना चाहें तो मेंस में कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। और मैं फिर से बता दूं, अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं और उसमें करंट अफेयर को कोरिलेट करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो जबरदस्त हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त दोनों सत्य हैं। अब इसमें याद करने जैसा क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो आपको CSE पता होना चाहिए जो जारी करता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जिसने जारी की है, और हमारे रायपुर को 2 रैंक मिली है, एक सुशासन में सेकंड नंबर पर और ओवरऑल राजधानी में 8th नंबर पर। और फिर इसके ये जो 4 पैमाने हैं ये याद करना चाहें तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। फिर आपने केलो परियोजना का नाम सुना होगा, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहां पर स्थित है। और ये कोई अभी नहीं आई, ये 2008 से चल रही है ये परियोजना। बट सिंस अभी ये न्यूज में आ चुकी है, इस वजह से इसके ऊपर प्रश्न बनता है। तो केलो परियोजना किस वजह से न्यूज में? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसको कुछ इतना फंड दिया है, 81 करोड़ 40 लाख 89,000 इतने पैसे स्वीकृत किए। तो ये तो डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट सिंस ये न्यूज में रही है तो इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है। अब देखिए, हम इसको रीड करते हैं। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने पर लगभग 22,810 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की सिंचाई की जा सकेगी। कौन सी परियोजना? केलो परियोजना। किस नदी पर है? केलो नदी पर है। किस जिले में है? तो उस जिले का नाम आपको पता होना चाहिए। यह है रायगढ़ जिले के खरसिया में। जिले का नाम भी अगर आप याद कर लेंगे अकेला तो भी ठीक है, रायगढ़ जिले में। और ये जो केलो नदी है इसे रायगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। ये भी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि रायगढ़ की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि सिंस ये न्यूज में है इस वजह से इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है। तो रायगढ़ की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? केलो नदी को। और इसके ऊपर बना हुआ है केलो डैम जो 2008 से बनना शुरू हुआ था। और इसका जो नया नाम है वो भी आपको याद रखना, वो भी परीक्षा में आ सकता है। वो है दिलीप सिंह जूदेव परियोजना। नाम क्या है इसका? नया नाम है दिलीप सिंह जूदेव परियोजना। आई होप इतना सारा डेटा आप याद रखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट रायगढ़ के खरसिया में केलो नदी परियोजना, फिर इसे जीवन रेखा कहा जाता है किसकी? रायगढ़ की। दैट्स इट, दिलीप सिंह जूदेव परियोजना भी इसका एक नाम है। अगला देखते हैं।
कोरोना महामारी के कारण राज्य के सरकारी स्कूलों में अगली कक्षाओं के प्रोन्नत किए गए पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई की क्षतिपूर्ति के लिए 1 महीने तक ब्रिज कोर्स कराया जाए। आप समझिए, आपको पता होगा इस कोरोना महामारी में बच्चों को प्रोन्नत किया गया। प्रोन्नत मीन्स क्या? प्रमोट, बिना किसी एग्जाम के उन्हें प्रमोट कर दिया। ठीक है, ये तो अभी महामारी चल रही थी तो इसमें ऐसा करना, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बट ऐसा देखा गया कई स्टेट्स ने ऐसी पॉलिसी बना के रखी कि 8th तक तो बच्चों को पास करते ही चले जाओ, 10th तक पास करते चले जाओ। बट ये पर जो पॉलिसी है ये ठीक नहीं। उसका कारण क्या है कि अगर मान लीजिए बच्चों की एग्जाम नहीं ली जाती है तो उससे आपको पता होगा 90% जो बच्चे हैं वो परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते हैं, और अगर वो बिना एग्जाम के ही पास हो रहे हैं तो वो पढ़ाई क्यों करेंगे? तो उसका ड्रॉबैक ये होगा कि उनके अंदर जो योग्यता चाहिए, जो एबिलिटी चाहिए, वो नहीं आ पाएगी और फ्यूचर में उन्हें इससे तकलीफ होगी। और फ्यूचर में क्या तकलीफ होगी कि जब वो फ्यूचर में जॉब सर्च करने के लिए या कोई काम करने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली उस योग्यता के ना होने के कारण उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। हालांकि इस बार जो कोरोना महामारी की वजह से प्रोन्नत किए गए हैं ये तो ठीक है, इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसके लिए सरकार ने ये किया है कि 1st to 8th यानी पहली से 8वीं तक के जो बच्चे थे उन्हें एक प्रकार से 1 महीने का प्रशिक्षण देगी सरकार। और प्रशिक्षण में ये सिखाया जाएगा कि पिछली क्लास का जो इंपॉर्टेंट है वो आप सीख के आगे बढ़िए, नहीं तो आप उसके बिना आगे गए तो ये भी मुश्किल की बात है। तो उसके लिए जो अभियान चलाया गया है इसका नाम है सेतु अभियान। अब ये परीक्षा में आ सकता है। अभियान का नाम क्या? सेतु अभियान। याद रखेंगे आप, ये परीक्षा में इसके ऊपर प्रीलिम्स में भी प्रश्न बन सकता है और मेंस में भी अगर आप कहीं इस प्रकार का डेटा इंसर्ट कर देते तो डेफिनेटली इससे आपको वेटेज मिलेगा। ब्रिज कोर्स करवाया गया। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इस योजना को सेतु अभियान का नाम दिया है। नाम कौन सा दिया है? सेतु अभियान। इसका मकसद पदोन्नत विद्यार्थियों को पिछली कक्षाओं के पाठ्यक्रम से जोड़ते हुए नई कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार करवाना है। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। आगे बात करते हैं। फिर अब ये बारिश का मौसम आने वाला है तो डेफिनेटली सरकार उसके लिए कुछ तैयारी करेगी। तो सरकार ने 2 बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए, 2 प्रकार के। एक कौन सा? एक तो प्रादेशिक स्तर पर रहेगा और दूसरा प्रत्येक जिले में, जितने भी जिले हैं वहां पर एक बाढ़ नियंत्रण कक्ष सरकार ने स्थापित किए। तो इसके बारे में देखते डेटा। अच्छा, बाढ़ नियंत्रण कक्ष क्यों? डेफिनेटली बारिश आने वाली है तो बाढ़ को नियंत्रित करना या फिर उससे संबंधित एनालिसिस से जो अगले साल काम में आए, वो ये तभी संभव है जब कोई कक्ष रहेगा, जब उसकी कोई संस्था रहेगी जो पर्टिकुलरली इस पे काम करती रहेगी। तो बात करते हैं हम इसके बारे में। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से प्रदेश स्तर पर राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष एवं प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिंपल, प्रादेशिक स्तर पर और जिला स्तर पर ये 2 प्रकार के बाढ़ नियंत्रण कक्ष सरकार ने स्थापित किए। अब ये काम क्या करेंगे? तो ये यहां पर दिया हुआ है, स्थापित सभी बाढ़ नियंत्रण कक्षों में प्रतिदिन हुई वर्षा की जानकारी और अपने अपने क्षेत्र में नदी नालों में बाढ़ की अद्यतन जानकारी रखी जाएगी। यानी अब देखिए, सरकार को ये सारी इंफॉर्मेशन पता चलनी चाहिए कि कहां पर बाढ़ की क्या स्थिति है, तभी तो वो कोई कदम उठा सकती। और देखिए, ये आपदा प्रबंधन वाला जो आपका पेपर है उसमें अगर आप इसको किसी तरह से इंसर्ट कर देंगे, बाढ़ नियंत्रण में इसको इंसर्ट कर देंगे कि सरकार ने ये कदम उठाए, डेफिनेटली आपका आंसर जबरदस्त होगा। फिर से मैं बोलता हूँ, तो अपने अपने क्षेत्र में नदी नालों में बाढ़ की अद्यतन जानकारी रखी जाएगी। कहां पर? ये जो बाढ़ नियंत्रण कक्ष है वहां पर। फिर बाढ़ नियंत्रण कक्षों में बाढ़ प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है तथा एक दूरभाष क्रमांक भी सरकार ने जारी कर दिया है ताकि उसके ऊपर आप जानकारी ले सकते हैं कि कहां पर कितनी बाढ़ की स्थिति है इस समय। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। आगे बात करते हैं। फिर आपने देखा होगा कि सुकमा जिला हमारा काफी नक्सल प्रभावित जिला है और इसने आदिवासी जिलों में जो कोरोना का टीकाकरण हो रहा है उसमें काफी अच्छी रैंक हासिल की, जो एक बहुत ही आश्चर्य का विषय है। देखिए, लद्दाख के लेह ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया, ये हम मान सकते हैं क्योंकि वहां पर नक्सलियों की कोई समस्या नहीं। बट अगर हमारे छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला इसमें टॉप 10 में आ जाता है
ये एक आश्चर्य का और बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर 70% यानी 70% इलाका नक्सल प्रभावित है। बात करते हैं इसके बारे में। और ये किसने जारी किए आंकड़े? यूनिसेफ ने। यूनिसेफ के बारे में आपने नाम सुना होगा। यूनिसेफ ने देश भर के आदिवासी जिलों में टीकाकरण के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें सुकमा जिला टॉप 10 में शामिल है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो फर्स्ट वाला है, सूची में लद्दाख का लेह जिला नंबर 1 पर है, जबकि सुकमा 8वें स्थान पर है। ये परीक्षा में आ सकता है। सुकमा कौन से स्थान पर है? 8th प्लेस पर है। फिर इसके कारण क्या है? देखिए, बेहद कम साक्षरता दर, 70% इलाका नक्सल प्रभावित, दुर्गम जंगलों में बसे हुए पहुंच विहीन गांव। आपको पता होगा कि वहां पर काफी जंगल है, इसी वजह से वहां पर नक्सल गतिविधियां काफी होती है, और इतने घने जंगल है कि गांव में पहुंच पाना ही काफी मुश्किल होता है सुकमा में। सो ग्रामीणों में टीकाकरण को लेकर तरह तरह की भ्रांतियों के बावजूद सुकमा ने यह स्थान प्राप्त किया। आपको पता होगा गांव में कई प्रकार के भ्रांतियां चल रही है, जैसे कि ये वैक्सीन मत लगाओ, इसमें इंसान मर जाता है, कई प्रकार की भ्रांतियां चल रही। फिर भी उस जिले ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा, जिसको बोलूंगा प्रशंसा का विषय है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। फिर आपको पता होगा जब इलेक्शन हो रहे थे, तब ये जो वर्तमान सरकार है उसने ये घोषणा की थी कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो उसके लिए सरकार ने अब उसकी पहल शुरू की है। और वो पहल में क्या, सरकार ने डेटा इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि पहले डेटा तो चाहिए ना कि कौन बेरोजगार है, पैसे किसे देने, और कितना 2,500 रुपये प्रति माह सरकार ने देने का पहले, यानी जब वो पार्टी सरकार में नहीं थी तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। अब वो इसके लिए डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। किसका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं? सभी जिलों से 18 से 40 वर्ष के युवाओं की जानकारी एकत्रित करना शुरू कर दिया है। यानी जिनकी एज कितनी है? 18 से 40 वर्ष। ऑब्वियसली यही युवा बेरोजगार हैं। इनमें से कौन सा तथ्य सत्य है? तो देखिए, सरकार बेरोजगारों को 2,500 रुपये प्रति माह भत्ता देने की योजना बना रही है। एक तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दूसरा, सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2019 में राज्य में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 23 लाख थी, जो नवंबर 2020 में घटकर 18,90,000 यानी लगभग 19 लाख रह गई। अब ये मेरे लिए बड़ा ही आश्चर्य का विषय है। कैसे? 2019 में तो ठीक है, कोरोना महामारी नहीं थी। 2020 में ये पूरा साल खराब गया। तो इस कोरोना महामारी में तो कई लोगों की जॉब गई है, कई लोगों को इसमें नुकसान हुआ है। फिर कैसे बेरोजगारों की संख्या घट गई? ये एक बहुत ही सोचने का विषय है। बट सिंस सरकार ने ये आंकड़ा हमें दिया है तो हम इसके ऊपर भरोसा करेंगे। तो इसका भी आंसर होगा क्या? उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। याद करने जैसा क्या है? 18 से 40 वर्ष के जो युवा हैं उन्हें सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। 2,500 रुपये पर मंथ देने का सरकार ने प्रावधान रखा है। और 23 लाख से जो बेरोजगार हैं वो घटकर कितने रह गए? 19 लाख, जो कि बहुत अच्छी बात है। आगे बात करते हैं। फिर हमारा जो लघु वनोपज संघ है छत्तीसगढ़ का, उसने एक MOU साइन किया है। MOU मीन्स क्या? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और वो किसके साथ साइन किया है? भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान। अब अनुसंधान मतलब क्या होता है? रिसर्च सेंटर। रिसर्च सेंटर में क्या होता है? अलग अलग तरह की वो टेक्निक्स निकालते हैं, और जो भी तकनीकी सपोर्ट चाहिए होता है वो प्रोवाइड करते हैं। ये होता है रिसर्च सेंटर। अलग अलग मेथड्स निकालते हैं, वो उन्नत प्रकार के बीज विकसित करते हैं। ये सारे काम अनुसंधान सेंटर में होते हैं। तो इसमें हमने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके साथ में? भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान के साथ में। और वो किसके लिए किया है? देखिए, बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने कोदो कुटकी व रागी, ये आपने सुना होगा बहुत अच्छी तरह से, कोदो कुटकी और रागी। सिंस हमारा छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य एरिया है, इसलिए यहाँ पर आपको कोदो कुटकी भी देखने को मिल जाता है, रागी भी देखने को मिल जाती है। इसका प्रसंस्करण करना। प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है? समझिए, मान लीजिए आपके पास में 1 किलोग्राम क्या था? कॉटन। कॉटन मीन्स क्या? कपास। और उसको आपने बेचा 100 रुपये में। मान लीजिए 100 रुपये किलो गया। और अगर आप इसके स्थान पर क्या करते? इसी 1 किलोग्राम कॉटन को फिर से क्या करते? कपड़ा बनाते। जैसे कि बाकी जो इंडस्ट्री से वो बनाती, कपड़ा बना के अगर आप इसको सेल करेंगे
तो डेफिनेटली इससे आपको क्या 100 रुपए से बहुत ज़्यादा ही इसका प्राइस मिलेगा। मान लीजिए 300-400 रुपये मिला, तो आपने इसका प्रसंस्करण किया और 100 रुपए से कितना 300 रुपये कर दिया, यानी आपने एक तरीके से इसमें क्या किया, वैल्यू एडिशन कर दी, तो उससे फायदा मिला। तो ये प्रसंस्करण इसको और बेहतर करने के लिए अभी यहां पर एग्जाम्पल है कोदो कुटकी और रागी का, तो सरकार ने इसके लिए भी प्रयास किए और ये एमओयू साइन किया। अब देखिए इससे संबंधित डेटा है, इससे राज्य लघु वनोपज संघ लंबे समय तक उपयोग में आने वाली नवीन खाद्य पदार्थों को विकसित करने में सक्षम होगा, ताकि लंबे समय तक इनका उपयोग किया जा सके। इन खाद्य पदार्थों को छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित ब्रांड छत्तीसगढ़ हर्बल्स के तहत बेचा जाएगा। ये हमारे यहाँ का प्रतिष्ठित ब्रांड है जिसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ हर्बल्स। और फिर अल्टीमेटली इससे किसको फायदा मिलेगा, कोदो कुटकी का यह मूल्य संवर्धन कार्य छत्तीसगढ़ के किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी सत्य हैं। याद करने जैसा क्या है, एमओयू साइन किया है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने, किसके साथ में, भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान के साथ में। किसके लिए, बेहतर प्रसंस्करण के लिए। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेंस के लिए अगर बात किया जाए तो ये सारा का सारा आप कहीं भी इंसर्ट कर देंगे मेंस के आंसर राइटिंग में। याद रखना है रिलेटिव चीज में ही इंसर्ट करना है, कहीं भी नहीं आप कर सकते, तो डेफिनेटली आपको इससे वेटेज मिलेगा। फिर आपने देखा होगा पर्वतारोहण हमारे यहाँ पर काफी छाया हुआ है, और उसमें नैना धाकड़ का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने अभी माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, वो पिछले करंट अफेयर में हम कवर कर चुके हैं। फिर 2-3 और लोग हैं जिन्होंने पहाड़ों पर चढ़ाई की है। तो उसके लिए सरकार भी थोड़ी सी एक्शन में आई और सरकार ने एक पर्वतारोहण अकादमी खोलने का निर्णय कर लिया है, एक ऐलान कर दिया है। तो यह है कहाँ पर खोली जाएगी, तो इसके बारे में देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहण अकादमी खोलने का ऐलान किया है। यह अकादमी कहाँ शुरू की जाएगी, तो ये शुरू की जाएगी बस्तर में। आगे बात करते हैं। फिर एक मछली पालन नीति आई है, काफी इंपॉर्टेंट है ये मछली पालन नीति, ध्यान रखना, क्योंकि मछलियों को लेकर हमारे यहाँ पर काफी न्यूज आ रही है कि हम मछली पालन में अच्छा कर रहे हैं, सीड प्रोडक्शन हम अच्छा कर रहे हैं, ये करंट अफेयर में आपने देखा होगा। तो इसके लिए हमारी सरकार नई नीति लेके आ गई। अब ये नीति आपको मेंस में डेफिनेटली परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर आप इसको मेंशन करेंगे, मछली पालन नीति के ऊपर प्रश्न बनेगा ही, तो आपको ये सारा पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से नवीन मछली पालन नीति तैयार की जा रही है। इसमें किस प्रकार के प्रस्तावों का प्रावधान है, तो इसमें 3-4 प्रस्ताव हैं। पहला है उत्पादकता बोनस। एक प्रकार से सरकार क्या प्रदान करेगी, बोनस प्रदान करेगी उत्पादन पर। राज्य के जलाशयों को पट्टे पर दिए जाने से होने वाली आय का 40% होगा, क्या, उत्पादकता बोनस, जो मत्स्य खेत करने वाले मछुआरों को दिया जाएगा। इवन अब तो सरकार ये जो मत्स्य खेत करने वाले हैं, जो मछुआरे हैं, उन्हें सरकार केसीसी भी देने लगी, क्रेडिट कार्ड भी देने लगी, ताकि उन्हें सस्ती दरों पर लोन मिल सके। 40% क्या देगी सरकार, उत्पादकता बोनस। और देखिए नवीन मछली पालन नीति के तहत राज्य के ऐसे निकट जिनका जल क्षेत्र कितना है, 20 हेक्टेयर तक है या उससे कम है, उनके लिए सरकार ने यह प्रस्ताव दिया है कि इन्हें किसी प्रकार का कोई परमिशन या किसी प्रकार की कोई पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ये निःशुल्क वहां से मछली पालन या मछली मार सकते हैं। नवीन मछली पालन नीति के तहत राज्य के ऐसे निकट जिनका जल क्षेत्र 20 हेक्टेयर तक है, उन्हें मत्स्य पालन के लिए पट्टे नहीं दिए जाने का प्रस्ताव समिति ने किया है। ऐसे एनिकट स्थानीय मछुआरों के मत्स्य खेत के लिए निःशुल्क उपलब्ध होंगे, यानी इनके लिए जो स्थानीय मछुआरे हैं उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, उन्हें निःशुल्क बोल दिया कि आप इसमें से मछली पालन करिए, ये मछली को कैप्चर करिए और अपना जीवन चलाइए। यानी उनको जो भोजन पानी चलता है, आप जानते होंगे कई सारे जो मछुआरे हैं, आपने देखा होगा, उनका जीवन इसी के ऊपर चलता है। नवीन मछली पालन नीति में, अच्छा देखिए, पहले ये होता था कि जो जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत है, वो क्या करते थे, इनका पट्टा आवंटित करते थे। और जब वो पट्टा आवंटित करते थे तो वो 6 माह की अवधि थी उनके लिए कि 6 माह तक वो पड़ा रहेगा, 6 माह के अंदर वो डिसीजन दे सकते हैं। अब इसको 3 माह कर दिया। क्यों, कई बार ऐसा होता था, हमेशा नहीं, कि वो ऐसे ही पड़ा रहता था वो स्थान,
क्योंकि उसका पट्टा ही आवंटित नहीं किया गया। तो इसके बजाय 3 महीने कर दो, तो 3 महीने में उन्हें डेफिनेटली 100% क्या करना होगा, पट्टे का आवंटन करना ही होगा। फिर ये एक और पॉइंट है, राज्य में उपलब्ध 50 हेक्टेयर से अधिक जल क्षेत्र के जलाशय जिन्हें दीर्घावधि के लिए पट्टे पर दिया गया है, उन जलाशयों में केज कल्चर के माध्यम से मछली उत्पादन के लिए केज स्थापित करने हेतु अधिकतम 2 हेक्टेयर जल क्षेत्र पट्टे पर दिए जाना प्रस्तावित है। तो ये 4 पॉइंट्स है, ये चारों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। पहले, उत्पादकता बोनस 40% राज्य सरकार देने वाली है। दूसरा, 20 हेक्टेयर तक की भूमि के लिए कोई पट्टा नहीं दिया जाएगा, बल्कि स्थानीय जो मछुआरे हैं वो निःशुल्क वहां सर अपना जीवन यापन कर सकेंगे, यानी जीवनचर्या चला सकेंगे। नवीन मछली पालन नीति में समिति ने 6 माह की बजाय अब 3 माह में इसका क्या करना होगा, आवंटन करना होगा। और ये लास्ट वाला पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं कि ये जो केज कल्चर है उसके लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर जल क्षेत्र में ही पट्टे देना प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बिल्कुल भी इसका आंसर रमन सिंह नहीं है, टीएस सिंहदेव जी भी नहीं है, इसका आंसर है श्री भूपेश बघेल जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ के। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ के कौन से 2 गांव 100% यानी 100% कोरोना टीकाकरण कराने वाले गांव बन गए? तो ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है। अभी जबकि लोग टीकाकरण करा नहीं रहे, फिर भी ये 2 ऐसे गांव हैं, अर्जुंडा और रेंगनार, ये महासमुंद जिले के हैं, जहां पर 100% टीकाकरण हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये प्रीलिम्स में आ सकता है परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं। फिर एक शीतल उपाध्याय जी हैं, वो रायपुर की रहने वाली हैं। इन्हें एक खिताब मिला है, इन्होंने वो खिताब जीता है, मिसेज इंडिया नेशन 2021, ये खिताब इन्होंने जीता है शीतल उपाध्याय ने। अब इसमें ये हुआ था कि ये जब कंपटीशन चल रहा था तो उसी समय सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन लगाने से जितने प्रतियोगी थे वो सब अपने अपने घरों को चले गए। फिर उसके बाद बहुत दिनों तक उन्होंने इंतजार किया, फिर उन्होंने ये सोचा कि चलिए हम क्या करते हैं, इसको ऑनलाइन करते हैं। अभी ऑनलाइन कैसे किया गया कि आप अपने वीडियो बनाकर भेजिए, आधुनिक लुक पे आपका फोटो खींचिए, सिंपल लुक पे फोटो खींचिए, और उन सब को वो एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद में फिर आपको उस पर अवार्ड दिया जाएगा। तो मिसेज इंडिया नेशन 2021 का खिताब शीतल उपाध्याय ने ये जीत लिया है। उन्होंने 40 प्रतिभागियों को हराया जो पूरे देश भर से चुने गए थे। इसके अलावा उन्हें फोटोजेनिक फेस 2021 अवार्ड भी प्रदान किया गया। फोटोजेनिक फेस मीन्स क्या? ऐसा एक अवार्ड फोटो होती है, किसी किसी का जो फेस होता है वो, जैसे किसी की आवाज़ जो होती है वो माइक फ्रेंडली होती, ऐसे ही किसी का फेस क्या होता है, फोटो फ्रेंडली होता है, उनकी फ़ोटो अच्छी आती है। तो ऐसा इन्हें क्या फोटोजेनिक फेस 2021 अवार्ड भी प्रदान किया गया है। किसे? शीतल उपाध्याय जी को। आगे बात करते हैं। कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने कितना घोषित किया है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये तो आपने खूब सुना होगा। कोदो कुटकी को भी सरकार ने एमएसपी पे परचेस किया है। तो ये कितना डिक्लेयर किया सरकार ने? इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इसको भी प्रीलिम्स के लिए। तो इसका आंसर है 3000 रुपये प्रति क्विंटल सरकार ने डिसाइड किया है। क्या? कोदो कुटकी का एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फिर एक व्यक्ति हैं, उनका स्वर्गवास हो चुका है, शिव कुमार त्रिपाठी जी। उन्होंने एक बुक लिखी थी गीतोपनिषद। बुक का नाम क्या है? गीतोपनिषद। उसमें गीता और उपनिषद का कॉम्बिनेशन उन्होंने बना के लिखा है। और जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद में उनके जो बच्चे हैं, उनके जो फैमिली वाले हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया और इस पुस्तक को शामिल किया है किसमें? गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। किस बुक को? गीतोपनिषद को। इसके लेखक कौन है? शिव कुमार त्रिपाठी जी। याद रखना, इस प्रकार से जो बुक्स होती है वो परीक्षा में जनरली आ जाती है कि इसका लेखक कौन है या इस बुक का नाम है तो इसको कौन सा अवार्ड मिला है, तो इसे गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। फिर हमारे यहाँ पर 2 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिए गए। एक है घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा तमोर पिंगला अभ्यारण्य। इन दोनों को टाइगर रिजर्व सरकार ने डिक्लेयर कर दिया। क्यों डिक्लेयर किया? आपको पता है हमारे छत्तीसगढ़ में टाइगर की जो संख्या है वो काफी कम है, तो इन दोनों को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। और ये दोनों कहाँ पर है? तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क कोरिया में है और तमोर पिंगला अभ्यारण्य सरगुजा जिले में। दोनों ही आपको याद रखना है, ये दोनों परीक्षा में आ सकते हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कोरिया और तमोर पिंगला अभ्यारण्य सरगुजा जिले में है, ये आपको पता होना चाहिए।
फिर इसका फर्स्ट डेटा भी देख लेते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसके कोर जोन में 2049 वर्ग किलोमीटर व बफर जोन में 780 वर्ग किलोमीटर, इस तरह कुल 2829 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इसमें शामिल है। आप समझिए कोर जोन और बफर जोन क्या होता है। तो देखो ये मान लीजिए यहां पर है क्या, जहां पर जानवर रहते हैं जैसे शेर, चीता, हिरण, ये सब रहते हैं, और एक होता है बफर जोन, और यहाँ पर सिर्फ जानवर रहते हैं, और इधर रहता है इंसान। और बफर जोन क्या होता है, यहाँ पर दोनों आ जा सकते हैं, यानी कभी कभी इंसान इसमें आ जाता है और कभी कभी जानवर भी इसमें आ जाते हैं बफर जोन में। तो इसीलिए एनकाउंटर देखने को मिलता है किस किस के बीच में, इंसानों के बीच में और जानवरों के बीच में। तो कोर जोन एकदम अंदर रहता है और वो ज़्यादा होता है, और बफर जोन थोड़ा सा कम होता है। तो कितना कोर जोन है, कितना बफर जोन है, तो 2049 वर्ग किलोमीटर कोर जोन है और बफर जोन 780 वर्ग किलोमीटर है। टोटल इतना है। और ये दोनों की लोकेशन भी बता दी, एक कोरिया में गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला अभ्यारण्य सरगुजा में। इनको दोनों को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। आगे बात करते हैं। फिर झलमला तालाब में सफाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां एवं शिलालेख मिले। प्राचीन मूर्तियां मीन्स क्या, बहुत पुरानी है वो, 7th और 8th सेंचुरी की। जब यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या, पांडु वंश का शासन था, पांडु वंश। इसमें प्रतिमा खंड देवी चामुंडा और विष्णु मूर्ति के शीर्ष भाग हैं। वो मूर्तियां जो है वो खंडित मिली, टूटी फूटी मिली। किस तालाब से, झलमला तालाब से। किसकी मूर्ति, एक तो चामुंडा देवी की मूर्ति का कुछ पार्ट मिला है और विष्णु भगवान की मूर्ति का शीर्ष भाग प्राप्त हुआ है। ये कहाँ पर प्राप्त हुआ है, ये झलमला तालाब में प्राप्त हुआ है। आरंग उस जगह का नाम है, आरंग याद रखेंगे आप, ये भी परीक्षा में आ सकता है। वहीं संस्कृत भाषा और पूर्वनागरी, अभी हमारी जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी है, देवनागरी। संस्कृत भाषा और पूर्वनागरी यानी कुटिल लिपि, इसका एक और नाम है। कुटिल लिपि में अंकित शिलालेख भी उसी काल का है। शिलालेख मिले कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में, और पूर्वनागरी में लिखा हुआ है वो कुटिल लिपि में। जिस अभी हमारी जो भाषा है, अभी जो हमारी लिपि है वो हम किस में लिखते हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये किस में लिख रहा हूँ, देवनागरी में। इन मूर्तियों और अभिलेख से पता चलता है कि पांडुवंशी काल में भी आरंग एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक नगर था। तो ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर भी होगा क्या, उपरोक्त तो दोनों सत्य हैं। याद रखने जैसा क्या, आरंग का तालाब है, तालाब का नाम है झलमला तालाब, और 7वीं और 8वीं शताब्दी की वहां पर क्या मिली है, पांडुवंशकालीन खंडित प्रतिमाएं मिली हैं और शिलालेख भी मिले जो संस्कृत भाषा में है और पूर्वनागरी भाषा यानी कुटिल लिपि में है। सो इतना ही इसके बारे में सफिशिएंट है। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।